नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 102 जिसका शीर्षक है संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 8 तक पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे इकाई 9 की। इकाई 8 तक की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इकाई 9 का शीर्षक है न्यायपालिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब असाइनमेंट जमा करना जो है वो शुरू होने वाला है। तो अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप हमसे PDF फॉर्मेट में असाइनमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे हैंड रिटन लिखा हुआ असाइनमेंट ले सकते हैं, जो कि आपके पोस्ट ऑफिस के एड्रेस, आपके घर के एड्रेस पर जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक जो है आज वो न्यायालय का है। तो न्यायालय या न्यायपालिका है क्या, न्याय है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका सबसे पहला पॉइंट है भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति, यानी भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। देखिए, हम लोग अमूमन सबको ही जानते हैं कि जब हमारे पड़ोसी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ झगड़ा मुकदमा होता है तो हम सबसे पहले अपना जो नज़दीकी कोर्ट है वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से वो केस आपके जिले के कोर्ट में जाता है। वहाँ से अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हर जिले का अपना खुद का एक अलग कोर्ट होता है, वो सत्र न्यायालय उसे हम लोग कहते हैं। सबसे छोटा न्यायालय, न्यायालय का 3 अंग होता है। सबसे पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या है हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या है सेशन कोर्ट, जो आपके जिले में होता है। यानी जिले में होता है, राज्य में होता है, देश में होता है। जिले के कोर्ट को सेशन कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय। राज्य के कोर्ट को हाई कोर्ट कहते हैं, जैसे कि हमारा हाई कोर्ट हमारे राजधानी रांची में है, झारखंड की। बिहार से अगर आप हैं तो आपका हाई कोर्ट पटना में होगा। आप यूपी से हैं तो आपका हाई कोर्ट लखनऊ में नहीं है, राजधानी लखनऊ में नहीं है, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। बंगाल से अगर आप हैं तो उसका हाई कोर्ट कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा। ठीक है, और पूरे देश का कोर्ट क्या है एकमात्र, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार पूरे विश्व का भी एक कोर्ट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई बात समझ में, ICJ। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप इतिहास को देखें, 100, 150, 200 साल पहले के इतिहास को देखें तो पहले भारत में कोई कोर्ट सिस्टम इस तरह का नहीं था जो अभी है ना। न्याय सिस्टम तो था, राजा के दरबार में न्याय जो है वो किया जाता था, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था। तो इस सिस्टम को जो भारत में लाया गया वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। जैसे रेलगाड़ी, चाय, ये सभी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। जो जीन्स पैंट हम पहनते हैं, टी-शर्ट हम पहनते हैं, क्या वो था हमारे यहाँ? नहीं था। हम धोती कुर्ते पजामे पहनने वाले थे, खादी पहनने वाले थे। अंग्रेज आए तो अपने साथ जो है वेस्टर्न कल्चर को लेकर आए, अपने जुडिशरी सिस्टम न्यायालय को लेकर आए, चाय को लेकर आए। हम लोग चाय पीना जानते ही नहीं थे, चाय पीते ही नहीं थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल से मानी जाती है, यानी अंग्रेजों के शासन के टाइम से। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, एक अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट यानी एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। पारित होने के पश्चात भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और कहां पर किया गया, कलकत्ता में किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, यानी एक सुप्रीम जज थे और 3 अन्य जज थे। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटिश के राजा थे उनके द्वारा की गई थी। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मद्रास में हुई तथा इसके बाद बंबई में, यानी कलकत्ता में किया गया, फिर मद्रास में किया गया, फिर बंबई में किया गया। इस काल में न्यायिक व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक प्रेसिडेंसी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रांतों के अंदर सदर न्यायालय। यानी अभी जो 3 सिस्टम है ना, वो 3 सिस्टम नहीं था, उस टाइम 2 सिस्टम था, एक सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा राज्य के अंदर में सिर्फ एक कोर्ट। यानी वो जिले वाला जो सेशन कोर्ट का जो फंडा है ना, वो उस टाइम जो है वो नहीं था। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। इस अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय को कस्बों में बदल दिया गया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, लेकिन सबसे बड़ा अपील न्यायालय प्रिवी परिषद थी, जो कि न्यायिक समिति के अधीन थी। यानी सबसे बड़ा क्या था, न्यायिक समिति ही था, सारे कोर्ट उसी के अंदर में आते थे। चलिए अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, और ये मैं आपको
अपने आपके बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, जो मेरा यूपीएससी का नोट्स है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी स्क्रीन पे बुक ही रहेगा, लेकिन मैं जो टॉपिक बोलूंगा ना वो मेरे नोट से रहेगा। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके बुक में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करती है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। भारत के उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था तथा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को भी समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालयों यानी मुंबई, मद्रास, कलकत्ता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के न्यायालय, ठीक है, के निर्माण तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। यानी जो बंबई था ये था, उसको सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। पहले संघीय न्यायालय के पास प्रांत मतलब राज्य और संघ मतलब केंद्र, राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों से निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्र अधिकार था। संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संघ का, केंद्र का, समझिए, संघ माने केंद्र, ठीक है। संघीय अदालत या संघीय न्यायालय यानी देश का न्यायालय। जो देश का न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करता है? जब भी किसी एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा होता है, किसी जमीन विवाद को लेकर, किसी अन्य मुद्दे को लेकर, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है एक नदी को लेकर जो है वो विवाद चल रहा था। आई बात समझ में? आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। एक नदी को लेकर विवाद चल रहा था, तो उस विवाद को कहां खत्म किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में खत्म किया जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी 1950 में अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून पास करेगा वो सभी अदालतों को मानना होगा। जैसे सभी बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार सभी कोर्टों का बाप कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, इज सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुल 7 जज होंगे, लेकिन वर्तमान में कुल जजों की संख्या अभी 31 है। आपके बुक में 26 दिया हुआ है जो कि गलत है, अभी अपडेट हो चुका है भाई साहब। इसलिए मैंने जो है वो मैंने अपने नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूं। आपके मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो भी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी अभी है? वर्तमान में 31 है, आपके बुक के हिसाब से 26 है। यानी आपकी बुक जब प्रिंट हुई थी तब 26 था, अभी 31 हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के संसद के पास है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे, कौन थी? ठीक है, फातिमा बीवी। और सबसे लंबा कार्यकाल किस सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है चला, वह है वीवाई चंद्रचूड़। आई बात समझ में? ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसका योग्यता क्या है, कैसे कोई जज बन सकता है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, यानी जज रह चुका है हाई कोर्ट का। 10 साल उच्च न्यायालय में जज रह चुका है, किसी भी उच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के नजरों में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यानी एक अच्छा न्याय जो है वो देता हो, ऐसा हो। अब नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। शपथ भी जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और त्याग पत्र भी ये जज या न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को ही देंगे। वेतन की बात करें मुख्य न्यायाधीश की, जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,80,000। और जो न्यायाधीश है, जो जज है, एक होता है मेन जज, उनका है 2,80,000 और उनके नीचे जो जज होते हैं उनका है 2,50,000। कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, यानी 65 साल तक नौकरी कर सकता है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे के अपना पद त्याग सकता है। महाभियोग लगाकर भी इन्हें अपने पद से हटा दिया जा सकता है, राष्ट्रपति के जैसा। आई बात समझ में? अब देखिए इनका अधिकार क्षेत्र क्या है। मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के सभी केस वगैरह के बारे में जो है वो देखते हैं।
दो राज्यों के बीच झगड़े को ये दिखते हैं। साथ ही साथ अगर केंद्र का झगड़ा किसी राज्य से हो रहा हो, जैसे अभी वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे न्यूज को, तो केंद्र का झगड़ा यानी केंद्र सरकार का झगड़ा बंगाल की ममता बनर्जी ने बंगाल सरकार से, ठीक है, और हमारे झारखंड की सरकार को भी, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया उनसे, और साथ ही साथ दिल्ली के केजरीवाल सरकार से भी जो झड़प हो रहा है केंद्र सरकार का। तो ऐसे मामलों का निपटारा कहां पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते तो आपको पता होगा हेमंत सोरेन जी जेल चले गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है वो क्या बोला गया कि आप यहां नहीं आ सकते, आप हाई कोर्ट जाइए। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए आपराधिक मामलों में ये करेंगे, निर्णय और आदेश की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्य होगा। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। आई बात समझ में? यानी ये इनका अधिकार क्षेत्र है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सरकार को डांट भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान रखता है कि सरकार कोई गलत कानून तो लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है न्यायालय, प्रधानमंत्री से भी बड़े होते हैं कौन? अदालतें, कोर्ट। यानी कोर्ट के मान्यता को, कोर्ट के नियम को, कोर्ट के द्वारा पास किए गए कानून को प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री कोई गलत कानून ला रहे हैं देश में, और सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को डांट डपट कर ये बोले कि तुम जल्दी इस कानून को हटाओ, तो किसी भी कीमत पर उस कानून को हटाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और इसीलिए एक छोटी सी कहावत राजनीतिक गलियारों में खूब चलती है मेरे दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वे नाश्ते में मंत्री को खा जाते हैं। जब नाश्ता करते हैं तो मंत्री को खा रहे होते हैं, वो इतना पावर है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट के वकील या सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके पास इतना पावर है, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, उनके सामने क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या डीसी और क्या डीएम और क्या कोई मंत्री, उनके सामने कोई नहीं। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज किसी जिले में आ जाए ना, किसी स्टेट में आ जाए ना, उस पूरा स्टेट में 144 लागू जो है धारा जो है लागू कर देते हैं। इतनी सिक्योरिटी है उनके पास। ठीक है, यानी एक डीसी, एक डीएम, एक बड़ा मंत्री भी जो है अपना कुर्सी छोड़ देगा उस सुप्रीम कोर्ट के उस जज के लिए। ठीक है, तो ये वकालती पढ़िए, एलएलबी कीजिए वगैरह कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जज बनिए, देखिए खूब मजा आएगा। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया, A to Z। वेतन के बारे में भी जो है मैंने आपको बता दिया, कार्यकाल भी जो है आपका हो गया, नियुक्ति संरचना भी जो है सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, वो भी हमने आपको जो है वो बता दिया है कि कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार क्षेत्र है यानी क्षेत्राधिकार है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपना जो है पक्ष सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो वो तुरंत सरकार को डांट सकता है कि इस व्यक्ति को न्याय दिलाओ। सुप्रीम कोर्ट को अगर दिखे कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी राज्य के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना परामर्श, अपना राय, सुझाव जो है वो दे सकती है। आई बात समझ में? तो ये रहा पूरा का पूरा आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है पॉइंट वाइज अपने नोट से। अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की। दोस्तों, इग्नू आईक्यू हिंदी द्वारा जून 2024 एग्जाम के लिए जून क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का या फिर ऑल सब्जेक्ट का जूम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जूम क्लास में हम आपको जो है पूरे कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो भी एग्जाम से पहले। तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके जूम क्लास जरूर ज्वाइन करें। देखिए, सबसे पहला आपका इसमें टॉपिक है उच्च न्यायालय। तो बड़े उच्च न्यायालय को जानते हैं। एक उच्च न्यायालय एक राज्य में स्थित होता है। हर राज्य का अपना खुद का एक क्या होता है, अलग न्यायालय होता है। लेकिन कुछ राज्यों में एक उच्च न्यायालय उनके राज्य में स्थित नहीं है, यानी कुछ ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहां पर उनका हाईकोर्ट नहीं है। पढ़ेंगे कौन कौन सा है, नहीं है। अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 214 यह कहता है कि भारत के हर राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1861 में एक साथ 3 हाईकोर्ट का गठन किया गया था, कोलकाता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और बंबई हाईकोर्ट। न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं होती इसमें। छोटे राज्यों के न्यायालय में न्यायाधीशों की कम संख्या तथा बड़े राज्यों में न्यायाधीशों की अधिक संख्या होती है।
उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। अब मूल न्यायाधिकार की बात करें, कुछ मामलों को सीधे हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है, जैसे मौलिक अधिकार। हमारे देश में न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 से कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 226 से कहती है कि यह अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। चुनावी मामले कौन कौन से, चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे वो सीधे हाईकोर्ट में दायर किए जाएंगे। विवाह और तलाक, इसकी भी सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में हो सकती है। अगर आपका तलाक हुआ है या हो रहा है, कुछ भी हो, अगर आपको सेशन कोर्ट से न्याय नहीं मिला, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सिविल और आपराधिक मामले, ठीक है ना, जमीनी विवाद, मर्डर केस हो गया, वो भी वहां जाएगा। पर्यवेक्षी अधिकार यानी सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई वहां पे होगी। प्रशासनिक अधिकार यानी हाईकोर्ट में काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति हाईकोर्ट ही करती है। मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति है। अगर कोई वहां पे केस चल रहा है तो वो उस केस को जो है वो सेशन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती है। राज्य के सभी सरकारी संस्थाओं को हाईकोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। जान लीजिए, अगर हाईकोर्ट ने कुछ फैसला कर दिया राज्य के लिए तो ये फैसला राज्य के सभी दफ्तरों के लिए, सभी ऑफिस के लिए, सभी संस्थाओं के लिए मान्य होगा। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता सुन लीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी सेशन कोर्ट में 10 साल तक जो है वो न्यायाधीश रह चुके हो, जज रह चुके हो, वो उनका होना चाहिए। ठीक है, चलिए कार्यकाल की बात करें तो जब तक 62 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते तब तक वो कार्य करते रहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, भारत की संचित निधि से जो है इन्हें धन मिलता है। वेतन जो है इन्हें राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है। राज्य का जो फंड है उसी से इन्हें वेतन मिलता है। ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे और महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया जा सकता है। इनका जो ये नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाते हैं इन्हें? राज्यपाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कुछ कुछ चीजों पर, जैसे मुंबई हाईकोर्ट। जो मुंबई हाईकोर्ट है ना, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट कहां पर है? मुंबई में है। साथ ही गोवा का हाईकोर्ट भी मुंबई में है। गोवा का हाईकोर्ट पंजिम में नहीं है। गोवा की राजधानी क्या है? पंजिम, लेकिन पंजिम में नहीं है, यानी 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट है। 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट है। सुन लीजिए, सही सुन रहे हैं आप, 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट है। वो क्या है? मुंबई हाईकोर्ट। किस किस राज्य का? महाराष्ट्र का और गोवा का। साथ ही दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश, वहां का फैसला भी मुंबई हाईकोर्ट में ही होता है। कोलकाता हाईकोर्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य का हाईकोर्ट कहां पर? कोलकाता। और अंडमान और निकोबार का हाईकोर्ट भी कहां पर? कोलकाता हाईकोर्ट में ही फैसला होगा। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट की बात करें तो मद्रास यानी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हाईकोर्ट में तमिलनाडु राज्य का केस जाएगा और पुडुचेरी का जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है ना वो 3 राज्यों का हाईकोर्ट है। 3 राज्यों का, क्या क्या? पंजाब का है, हरियाणा का है। आई बात समझ में? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का हाईकोर्ट ये हो गया। एर्नाकुलम हाईकोर्ट, एर्नाकुलम कहां पर है? केरल में है। तो केरल का हाईकोर्ट कहां पर है? एर्नाकुलम। साथ ही साथ लक्षद्वीप जो अभी काफी फेमस हो चुका है, तो लक्षद्वीप का कोर्ट भी, हाईकोर्ट भी कहां होगा? एर्नाकुलम में होगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी कहां पर है? असम में है। यानी असम का हाईकोर्ट कहां पर है? गुवाहाटी में है। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट में बहुत सारे राज्य का भी क्या है? वो हाईकोर्ट है, यानी असम का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है और अरुणाचल प्रदेश का है। यानी अरुणाचल प्रदेश का अपना हाईकोर्ट नहीं है, मिजोरम का अपना हाईकोर्ट नहीं है, नागालैंड का अपना हाईकोर्ट नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का तीनों का हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम ही है। यानी किसी भी मामले का निपटारा करने के लिए उन्हें असम ही आना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अब देख लीजिए, कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका हाईकोर्ट उनकी राजधानी में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश। इनका राजधानी कहां है? लखनऊ। लेकिन इनका हाईकोर्ट लखनऊ में नहीं, इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनका कहां पर है? जबलपुर में है।
ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन भोपाल भी इनका हाई कोर्ट नहीं है, इनका हाई कोर्ट है जबलपुर में। राजस्थान का जोधपुर में है, जबकि राजधानी क्या है, जयपुर। उड़ीसा का जो है राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, लेकिन हाईकोर्ट इनका कटक में है। छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, रायपुर, लेकिन इनका जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है, बिलासपुर में है। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन इनका हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। गुजरात का जो आपका राजधानी वो गांधीनगर है, लेकिन इनका हाईकोर्ट अहमदाबाद में है। और उत्तराखंड, जिनका जो राजधानी है वो क्या, उत्तराखंड का शिमला है, लेकिन इनका जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में है। यानी ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है दोस्त, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। 2013 में भारत में कुल 21 हाईकोर्ट था और 21वां हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट था। झारखंड का पहला मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार जी थे, लिख लीजिए, झारखंड के बच्चे लिख लीजिए। 2013 में 3 नए हाईकोर्ट का गठन किया गया झारखंड के बाद, मणिपुर 22वां, मेघालय 23वां और त्रिपुरा 24वां। ठीक है, सबसे ज्यादा जजों की संख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे कम जजों की संख्या 2 मणिपुर में है, क्योंकि मणिपुर छोटा राज्य है। छोटा राज्य तो गोवा है, लेकिन गोवा का अपना हाईकोर्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका। आप कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ, लिख लीजिए, लीला सेठ। आई बात समझ में? तो चलिए, हाईकोर्ट भी जो है मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अधीनस्थ न्यायालय। नाम से ही स्पष्ट है, अधीन है, ये किसी के अधीन है। तो ये किसके अधीन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये उच्च न्यायालय के अधीन है, यानी हाईकोर्ट के अधीन है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय, कई श्रेणी के कोर्ट होते हैं। इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया जाता है, यानी राज्य के अंदर होते हैं। विभिन्न राज्यों में इनके अलग अलग नाम और अलग अलग मामले दर्ज हैं। ठीक है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इनके संगठनात्मक ढांचे में समानता है। अब देखिए, अलग अलग जिलों में या राज्य में अलग अलग इनका नाम क्या होता है। कहीं पर इन्हें कहते हैं जिला न्यायालय, कहीं पर उप न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर पंचायत न्यायालय होते हैं, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत इत्यादि। लेकिन यह न्यायालय आपराधिक मामलों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिला न्यायालय, जिले का जो कोर्ट होता है का प्रमुख कार्य है अधीनस्थ न्यायालयों की अपील को सुनना। हालांकि न्यायालय प्रारंभिक मामलों में स्वयं संज्ञान ले सकता है, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, संरक्षण अधिनियम तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो है वो खुद जो है जिला न्यायालय फैसला कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने वाली समझने वाली बात आपकी है नहीं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी केस स्टडी के बारे में दिया गया है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, उसको आप खुद से जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, केस स्टडी है, कैसे क्या हुआ, कैसे कब नहीं हुआ उसके बारे में। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है खत्म। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही बढ़िया है और पढ़ा के भी मुझे अच्छा लगा और उम्मीद है कि पढ़ के भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको नोट्स चाहिए फ़ोन कर लीजिए, जूम क्लास चाहिए फ़ोन कर लीजिए, असाइनमेंट चाहिए उसके लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।